Hello students, welcome back to my channel Bookish Gyan with Miss Preeti. Today we are going to discuss about the social science paper and 10th class में social science में मैंने 98 मार्क्स लिए थे, लेकिन आफ्टर 10th क्लास एसएस का फिर से सिलेबस पूछे मुझे तो विदाउट रिवीजन जो है मैं सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ। एंड फिर उसके बाद जब 11th 12th में मैंने कंबाइंड स्ट्रीम लिया था, उसमें मैंने बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन आफ्टर 12th अगर मेरे से कोई साइंस का कुछ पूछे तो आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग बिकॉज रिवीजन जो है वो चाहिए होती है हमें। उसके बाद जब 12th के बाद मैंने आफ्टर 12th स्टार्ट किया था काउंसलिंग में उस टाइम पे ग्रुप D to A जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक NDA टू ग्रुप D में जो SSC का MTS है और मतलब UPSC एंड एवरीथिंग, काउंसलिंग में आई वॉज परफेक्ट एट दैट टाइम आफ्टर 12th क्लास। फिर उसके बाद when I had started as a UPSC mentor, so I was like मेरे को UPSC का सिलेबस जो है वन टाइम कंप्लीट हो चुका था उस टाइम पे कि मैंने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, यूपीएससी सिलेबस खुद कंप्लीट कर लिया है। एंड एट दैट टाइम आई वाज अ मतलब मेंटोर ऑफ दैट यूपीएससी CSC एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद ग्रुप D to A सारी सर्विसेज हो गई, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स की, उसमें काउंसलिंग हो गई, फिर यूपीएससी की मेंटरशिप हो गई मतलब एज अ मेंटोर। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्या था मेरा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, जिसमें कि कॉमर्स में USA और जो UK है उसमें जो भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं लाइक CFA, USCPA, USCMA, CIA, ACCA एंड अदर्स जो मैं मतलब एनरोल्ड एजेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत सारी जो है चीज़ें थी जहाँ पे मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड स्टूडेंट के साथ डील किया था, तो उस टाइम पे मैं उसमें एक्सपर्ट थी। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल में टीच किया, उसमें मैंने स्पेशली जो टीच किया था वो 2 क्लासेस थी मेरी, एक तो थी 9th और एक थी 11th। और 10th में मैं कभी कभी पढ़ाने जाती थी इंग्लिश सब्जेक्ट, तो उस टाइम पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी ठीक थी। फिर उसके बाद मैंने रेजिडेंशियल स्कूल में स्टार्ट किया टीचिंग। वहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने 11th क्लास को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई थी, तो उसमें आई वॉज एक्सपर्ट। और मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री और पढ़ाया था उनको, तो वो भी हो गया था। फिर इस टाइम पे नाउ आई एम टीचिंग 10th क्लास सोशल साइंसेस, 11th क्लास एंड 12th क्लास पॉलिटिकल साइंसेस, तो इसमें मेरी कमांड है। तो कहने का मतलब ये है कि विदाउट रिवीजन जो है हम पीछे जो भी थे वो सब भूल जाते हैं, और एट प्रेजेंट हम हैं क्या बस वो दिखता है, पीछे पास्ट में हमने क्या किया क्या नहीं किया, नो वन नोज दैट थिंग। अभी इस टाइम पे आई एम फीलिंग लाइक कम्प्लीटली गिल्टी बिकॉज व्हाट हैपेंड, लगातार टीचिंग की वजह से फोकसिंग ऑन 10th क्लास 11th क्लास एंड 12th क्लास लाइक SS एंड पॉलिटिकल साइंस, so I have forgotten my all the syllabus of that UPSC CSC. Now I am feeling very guilty because बिना रिविज़न के even I have forgotten the मतलब हेडलाइंस ऑफ माई UPSC सिलेबस। तो इट मीन्स ये है कि हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं कि हमें ये चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है, लेकिन अगर हम उसके लिए एफ़र्ट्स ना करें पढ़ाई में, ख़ास तौर पे जब हम रिवीजन नहीं करते हैं, तो अगर हम एक स्टेप पीछे मतलब जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा माइंड जो है और हमारे सर्कमस्टांसेस जो है वो हमें बिल्कुल पूरा पीछे खींच लेती है। तो जो भी हमारा गोल है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और उसके लिए हमें काम बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मैंने एक डायलॉग पढ़ा था कहीं पे जिसमें ये था कि जब दरिया समुद्र में मिलती है ना तो वो दरिया अपना अस्तित्व खो देती है, तो उसी तरीके से हम भी बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, लाइक हमें मतलब लबासना जाना है IAS की ट्रेनिंग के लिए और हो UPSC का प्रीलिम्स क्लियर नहीं रहा, तो समटाइम्स सम पीपल शो अस मतलब कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं वही फिर हाल हो जाता है कि दरिया जब समुद्र में मिलती है तो फिर वो अपना अस्तित्व खो देती है।
तो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि हमें जो है सपने देखते हैं, जब भी हम कोई एम्बिशन रखते हैं, कोई गोल रखते हैं, तो अपने आप को खुद से इवैल्यूएट करते रहना चाहिए कि हम उसके लिए किस डायरेक्शन में कर क्या रही हैं। और ये सेल्फ एनालिसिस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है फर्स्ट दे रखा है एट्रीब्यूट्स और उनके सिग्निफिकेंस। तो ये जो ब्रोकन चेन्स है, ब्रोकन चेन्स ये शो करता है बीइंग फ्री, कि फ्री होना। ब्रोकन चेन क्या शो करता है यहाँ पे, बीइंग फ्री, फ्री होना शो करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। ये क्या शो करता है, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल जो है ये शो करता है स्ट्रेंथ। क्या शो करता है, स्ट्रेंथ शो करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है क्राउन ऑफ ओक लीव्स। तो जो क्राउन ऑफ ओक लीव्स है ये क्या शो करता है, हीरोइज्म। क्या शो करता है, ये हीरोइज्म शो करता है। स्वॉर्ड जो तलवार है ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है रेडीनेस टू फाइट, मतलब लड़ने के लिए तैयार होना, ये स्वॉर्ड जो है शो करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स मोस्ट कॉमन बिटवीन द राइटिंग्स ऑफ भीमराव अंबेडकर एंड ईवी रामास्वामी नयक्कर। तो इसमें सेम चीज़ क्या थी, इसमें सेम चीज़ ये थी कि रोट ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इन्होंने किस चीज़ पे लिखा है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में लिखा है दोनों ने। दिस वॉज कॉमन थिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे वो ये है हु ऑफ द फॉलोइंग सेटअप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। किसने जो है पहली आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है इंडिया में सेटअप की है, तो वो किसने की है, JRD टाटा ने की है। किसने की है, JRD टाटा ने की है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है वो ये है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो चीज़ फर्स्ट हुई थी वो हुई थी कि कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड अडोप्टेड द असेंबली लाइन मेथड फॉर द प्रोडक्शन। उसके बाद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द एक्सिस एंड अलाइड ग्रुप्स। उसके बाद द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद The Western economies organized themselves as a group, the group of 77। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम चूज करते हैं दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप एंड दिस इज अ रबी क्रॉप एंड इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग एंड इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा वीट। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड। तुंगभद्रा डैम की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे है, वो है कर्नाटक में। कहाँ पे है, वो कर्नाटक में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे करेक्टली पेयर जो मैच है वो कौन सा है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो मतलब इसमें हम बात करें, क्या बात करें, इसमें हम एलुवियल सॉइल कहाँ पे है, ये गंगेटिक प्लेन्स में है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो वो किस में है, वो है बांग्लादेश में। किस में है, वो बांग्लादेश में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग डाटा रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन प्रोवाइड करता है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे Which one of the following is a major benefit to an MNC when it works on joint production with the local company? तो वो क्या है, MNC can decide all parameters and prices of the product। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो जो चीज़ ठीक है वो देखना है यहाँ पे। तो जो प्राइमरी सेक्टर के साथ फिशरमैन मिलाया हुआ है ना, ये वाला पॉइंट ठीक है, प्राइमरी सेक्टर फिशरमैन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे assume there are 4 families in a locality if the monthly income of each family is 10,000 20,000 30,000 and 40,000। so इनको क्या करोगे, इनको आप इस तरीके से कर लोगे सॉल्व। एंड टोटल कितनी फैमिली हो गई ये है 4। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 को लेट मी सी 4 और 3 7 7 तो 9 9 और 1 10 10 और ये है 4। एवरेज इनकम निकालनी है हमें इनकी, और सभी में 1000 तो लगा ही हुआ था। तो नाउ ये 1000 वो कर लो, ठीक है। अब उसके बाद 4 दूनी 8 होता है, 4 पंजे 20 होता है, और ये 2 हो गया,
अच्छा एक जीरो और थी तो ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 25,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25,000। क्या किया, सभी को ऐड करके और टोटल कितनी फैमिलीज थी, सारी मंथली इनकम को ऐड करके टोटल जितनी भी फैमिलीज थी उस तरीके से आपने करके देखा है इसको, तो आ जाएगा आपका 25,000। अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी, इफ द मंथली इनकम ऑफ ईच फैमिली इज ₹10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000, देन व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द लोकेलिटी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो 25,000 जो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है यहाँ पे कि कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कांता इज वर्किंग, तो वो काम कर रही है कहाँ पे, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है वो कौन सा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आगे क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो पावर शेयरिंग पे है वो कौन सा है, तो पावर शेयरिंग के बारे में जो चीज़ ठीक है वो ये है यहाँ पे, इट डीपन्स डेमोक्रेसी एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट अमंग द सोशल ग्रुप्स एंड इट इज़ अ वे टू इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आगे क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ पे आगे जो स्टेटमेंट दे रखी है ना वो दे रखी है असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे है। तो इलेक्शंस आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बात ठीक है। इलेक्शंस एक्सपेंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये बात भी क्या है, ठीक है। आपस में दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो डिफेंस है वो आएगा किस में, वो आएगा यूनियन लिस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पुलिस, पुलिस किस में आएगा, तो वो आएगा हमारा स्टेट लिस्ट में। मैरिज जो है वो किस में आएगा, मैरिज तो वो आएगा हमारा कंकरेंट लिस्ट में। और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो किस में आएगा, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आज की दुनिया में जो सबसे फेमस गवर्नमेंट है वो कौन सी है, तो वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एज अ सेशन ए एंड रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, विमेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स एंड एगिटेटेड फॉर द इक्वल राइट्स, ये बात क्या है, ये बात जो है वो ठीक है। एंड विमेंस मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, तो ये बात भी क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डू नॉट डील विद द फैमिली लॉज। फैमिली लॉज के साथ कौन सा मैटर जो है वो डील नहीं करता है, तो फाइनेंस नहीं करता है, बाकी मैरिज, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस ये करता है। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज अ कल्चर मूवमेंट इन द यूरोप। तो रोमांटिक आर्टिस्ट्स एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन, हम ये क्वेश्चन डिस्कस करें, एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट इन द यूरोप। ओके, तो रोमांटिक आर्टिस्ट्स एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन द इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, एंड देयर एफर्ट्स वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट as the basis of a nation. Other romantics such as the German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Das Volk. It was through the folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation, Volksgeist, was popularized. Collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन फ्रेडरिक सूरोम स्ट्रीम इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स इन फ्रांस ड्यूरिंग द 1848. So in 1848, Frederick Surom, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it.
नेक्स्ट जो है personified liberty as a female figure with the torch of enlightenment in one hand and the declaration of the rights of the man in the other hand. It was against the symbols of absolutist institutions. In Soros' utopian vision, the people of the world are categorized as distinct nations, and the groups of categories are identified through their flags and national costume. He believed that from the heavens above, Christ, saints, and angels gaze upon the scene. Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. And these symbols have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो अगर हम इसकी बात करें तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या है, यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, एग्जांपल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द हायर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। ये हम बात करें प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स. All the produce is used as a raw material in respective industries in India. Tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. are important plantation crops. Tea in Assam and North Bengal and coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, इसी में हम बता देते हैं एक फीचर और प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर। फॉर एग्जांपल राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप। ठीक है, उसके बाद सबसिस्टेंस क्रॉप है ये कहाँ पे, उड़ीसा में, और हरियाणा पंजाब में क्या है ये कमर्शियल क्रॉप, कौन सी, राइस। आगे क्वेश्चन जो है वो क्या है, explain any 2 provisions that make India a secular state. कोई 2 प्रोविजन बताओ जो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाती है। There is no official religion for the Indian state. कोई ऑफिशियल रिलीजन ये इंडियन स्टेट का। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी any religion, and the constitution prohibits discrimination on the grounds of religion. Secularism, an idea that constitutes one of the foundations of our country. At the same time, the constitution allows the state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within the religious communities. आगे जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, imagine that you are the village head. Suggest any 2 activities that you think should be taken up to increase the income of the villagers. To develop the water harvesting, development of irrigation facilities, development of self-help group, development of animal husbandry, development of infrastructural facilities, development of cottage industries. ये सभी पॉइंट्स जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है ना वो ये है, explain the implication of print culture on the religious reforms in India during the 19th century. So printing led to intense debate around religious issues of that time, and different groups confronted the changes happening within the colonial society in different ways and offered a variety of new interpretations of the belief of different religions. Some criticized existing practices and campaigned for the reform, while others countered the arguments of reformers. These debates were carried out in the public and in print. Printed tracts and newspapers not only spread the new ideas, but they shaped the nature of the debate. Intense controversies between the social and religious reforms and the Hindu orthodoxy over matters like widow immolation, monotheism, Brahminical priesthood, and idolatry. In Bengal, as the debate developed, tracts and newspapers proliferated, circulating a variety of arguments. To reach a wider audience, the ideas were printed. Ram Mohan Roy published the Sambad Kaumudi from 1821, and the Hindu Orthodoxy commissioned the Samachar Chandrika. And 1822 में 2 Persian newspapers were published, Jam-e-Jahan Numha and Samsul अकबर। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, हाउ हैज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एक्सप्लेन कीजिए इसको। सो द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दीज इंक्लूड ट्रांजिस्टर सेट्स, टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, telephone exchange, radars, computers and many other equipments. The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of electronic industry. It has enabled more productivity, quality of service and efficiency in the electronic industry. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है यहाँ पे, The question of sustainability of development raises many fundamentally new issues about the nature and process of development. Explain it with examples. So, conservation of environment is necessary for the development. Development can be sustained in any economy by using the renewable resources such as groundwater, wind energy and solar energy. And we have a fixed stock of resources on the earth which cannot be replenished. So need to conserve it for the sustainable development. And conservation of resources is not nation specific issue. Our future sustenance is linked with the conservation of the resources. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है, एक्सप्लेन एनी थ्री। उससे पहले हम और क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। यस, एक्सप्लेन एनी थ्री फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है, parties contest the elections, parties put forward different policies and programs, parties play an important role in making laws for a country, parties form and run governments, parties that lose the election form the opposition, parties shape the public opinion, parties provide a common man access to the government machinery and welfare schemes। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेन एनी थ्री फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो है RBI इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स, द RBI monitors the banks to maintain the cash balance, the RBI sees that the banks give not just to profit making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers, etc. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom, at what interest rate, etc. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक्स विद रिगार्ड टू द मनी विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। तो banks accept the deposits and pay an amount as interest on the deposits, and banks keep only a small proportion of their deposits as cash with themselves, like 15%, and this is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. Banks use the major portion of the deposits to extend the loans, and banks make use of the deposits to meet the loan requirements of the people. In this way, banks mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who need these funds, the borrowers. Banks charge a higher interest rate on the loans than what they offer on the deposits, and the difference between what is charged from the borrowers and what is paid to the depositors is the main source of income. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। सो द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. Through the war years, prices increased and doubled, leading to the extreme hardship for the common people. Villages were called upon to supply the soldiers, and the forced recruitment in the rural areas caused widespread anger. Crops failed in many parts of the India, resulting in acute shortages of the food, and this was accompanied by an influenza epidemic. Millions of people perished as a result of famines and epidemic. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन डन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या इम्प्लीकेशन हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एनालाइज दी role of folklore and symbols in the revival of nationalism in India during the late 19th century. So ideas of nationalism were developed through the Indian folklore and symbols. Nationalists began recording folk tales sung by the bards, and they toured villages to gather the folk songs and legends. It felt that there was a need to preserve the folk traditions in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past.
In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, and myths and led the movement for the folk revival. In Madras, Natesha Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of the southern India. Nationalist leaders emphasized on icons and symbols for unifying people and for inspiring them for the nationalism. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green, and yellow, was designed. It had 8 lotuses representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. By 1921, Gandhiji had designed the Swaraj flag. It was again a tricolor, red, green, and white, and had a spinning wheel in the center representing the Gandhian ideal of self-help. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, efficient means of transport are prerequisite for the fast development. Justify the statements. So movement of goods and services can be over 3 important domains of our earth, that is land, water, and air. Based on these, transport can also be classified into water, air transport. Today the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. Transport helps us in interacting with the others in all the parts of the world. Transport like railways help us in conducting various activities like businesses, sightseeing, pilgrimage, and transportation of goods over the longer distances. Pipelines are used for transporting crude oil and natural gas to refineries and factories. Water provides the cheapest means of transport and is useful for the international trade. Air transport provides the fastest, most comfortable mode of transport. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, roadways have an ease over the railways. Justify the statement. So construction cost of roads is much lower than that of the railway lines. Roads can traverse comparatively more dissected and undulating topography. Roads can negotiate higher gradients of slopes and as such can traverse mountains such as the Himalayas. Road transport is economical in the transportation of few persons and relatively smaller amount of goods over the short distances. It also provides door-to-door service, thus the cost of loading and unloading is much lower. Road transport is also used as a feeder to the other modes of transport such as they provide a link between the railway station, air and seaports. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. Support this statement with examples. So democracy gives freedom to people to select their government without any domination or pressure, unlike other form of government. Democracies have had great success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for the open public debate. Democratic government develops mechanisms for the citizens to hold government accountable and mechanisms for the citizens to take part in the decision making, promotes equality among the citizens. Democratic government enhances the dignity of the individual. Democratic government improves the quality of decision making. Democratic government provides a method to resolve the conflicts, and democracy provides a framework for the political stability, accountability and transparency. Democracy is based on the idea of deliberation and discussion, and regular, free and fair elections are the feature of democracy. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे, democracy can address all the socio economic and political problem. Support this statement with the arguments. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स इन द डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. Democracy is based on the idea of deliberation and discussion. Regular, free and fair elections are the feature of the democracy. Open public debate on the major policies and legislations. Democracy gives its citizens the right to information about the government and its functioning. Democracies are based on the political equality. All individuals have equal weight in the electing representatives. Governments function to represent the general view of minority and majority. Democracy has strengthened the claims of the disadvantaged. Democracy tries to accommodate the social difference. Democracy tries to deal with the societal problems such as poverty, inequality, corruption and discrimination. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ये है यहाँ पे, एनालाइज द वेज टू मेक अ ग्लोबलाइजेशन फेयर. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में. तो MNCs have increased
their investments in India, such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, etc. New jobs have been created, and local companies supplying raw materials, etc., to these industries have prospered. Several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition, and they have invested in the newer technology and production methods and raised their production standards. Some have gained from the successful collaborations with the foreign companies, and globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinationals themselves. Tata Motors Automobiles, Infosys IT, Ranbaxy Medicines, Asian Paints, and Sundaram Fasteners, etc. Globalization has created new opportunities for companies providing services, particularly those involving IT. Batteries, capacitors, plastics, toys, tires, dairy products, and vegetable oils are some examples of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition. Several of the units have shut down, rendering many workers jobless. Uncertain employment, workers' jobs are no longer secure. Pressure of competition has substantially changed the lives of workers. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो ये है, एनालाइज द वेज टू मेक द ग्लोबलाइजेशन फेयर. Fair globalization would create opportunities for all and ensure that the benefits of globalization are shared better. The government's policies must protect the interest not only of the rich and the powerful, but all the people in the country. Labor laws must be properly implemented and the workers must get their rights. The government can support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete. If necessary, the government can use trade and investment barriers. It can negotiate at the World Trade Organization for the fairer rules. It can also align with the other developing countries with similar interests to fight against the domination of the developed countries in the World Trade Organization. In the past few years, massive campaigns and representation by the People's Organization have influenced important decisions relating to the trade and investments at the World Trade Organization. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द बेसिस ऑफ दिस केस. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पढ़ लेते हैं. वन वे इन विच, ये मार्केट फॉर द गुड्स है. क्या टॉपिक है? मार्केट फॉर द गुड्स. वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टीजमेंट्स. एज यू नो, एडवर्टीजमेंट्स मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी. दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स. टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर एडवर्टीजमेंट्स सराउंड अस. दे अपीयर इन न्यूज़पेपर्स, magazines, hoardings, street walls, television screens. But if we look back into the history, we find that from the very screens, but if we look back into the history, we find that from the very beginning of the industrial age, advertisements have played a part in expanding the markets for the products and in shaping a new consumers culture. When Manchester's industrialists began selling cloth in the India, they put labels on the cloth bundles, and the label was needed to make the place of the manufacturer and the name of the company familiar to the buyer, and the label was also to be a mark of quality. When buyers saw made in Manchester written in the bold on the label, they were expected to feel confident about the buying the cloth. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे हम बात करते हैं. क्वेश्चन ये है कि हाउ वाज द मार्केट ऑफ गुड्स डन इन इंडिया बाय द ब्रिटिश. through labels, images of Indian gods and goddesses, calendars. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? How were the new consumers created through the advertisements during the colonial India? Advertisements made products appear desirable and necessary. They tried to shape the minds of the people and create new needs. They appeared in the newspapers, magazines, hoardings, street walls, etc. Advertisements have played a part in expanding the markets for the products and in shaping a new consumer culture. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? Identifying the messages conveyed through the advertisements during the industrialization for the expansion of market of their product, place of manufacturing, familiarity, mark of quality, to purchase Swadeshi. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, on the basis of this paragraph,
Energy is a basic requirement. Energy is a basic requirement for the economic development. Every sector of the national economy, agriculture, industry, transport, commercial and domestic needs inputs of energy. The economic development plans implemented since independence necessarily required increasing amounts of energy to remain operational. As a result, consumption of energy in all forms has been steadily rising all over the country. In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. Promotion of energy conservation and increased use of renewable energy resources are the twin planks of sustainable energy. India is presently one of the least energy efficient countries in the world. We have to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resources. For example, as concerned citizens, we can do our bit by using public transport systems instead of individuals' vehicles, switching off electricity when not in use, using power saving devices and using non-conventional sources of energy. At last, energy saved is energy produced. तो इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछे गए हैं, व्हाई इज सस्टेनेबल एनर्जी अ की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स इनपुट्स ऑफ एनर्जी एंड सस्टेनेंस ऑफ फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ऑल रियाम्स. ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, व्हाई इज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी राइजिंग इन ऑल ओवर द इंडिया? सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट energy consuming country. Rising incomes and improving standards of living, economic developments, rising population and technological developments. ठीक है, उसके बाद explain energy saved is energy produced. Using renewable energy, improved energy security, improve access to energy by ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy, reduce, reuse and recycle. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये पढ़ना है. When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. The basic idea behind the decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. People have better knowledge of problems in their localities and they also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. This helps to the people to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. The need for the decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of villages and towns. Panchayats in the villages and municipalities in urban areas were set up in all the states, but these were directly under the control of state governments. Elections to these local governments were not held regularly. इधर क्या है ये, explain decentralization in democracy. Explain decentralization in democracy. So when power is taken away from the central and state governments and given to the local government, it is called as what? Decentralization. ठीक है, उसके बाद explain the importance of local self government in a democracy. Local self government इसलिए जरूरी है डेमोक्रेसी में, अगर कोई भी local issues है तो उसको local person जो है ज़्यादा अच्छे से handle कर सकता है. ठीक है, as compared to the outsider. उसके बाद next जो है वो क्या है, describe any 2 steps taken by the Indian government for the decentralization. तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट बनाई हुई है, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट है. गांव में जो है ग्राम पंचायत, सरपंच, ये सभी देखते हैं हम. शहरों में हम म्यूनिसिपैलिटीज देखते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना ये हो क्या था ना कि पीपल हैव बेटर आइडियाज अबाउट मनी स्पेंड एंड हाउ टू मैनेज द थिंग्स एफिशिएंटली. पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल. ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द डेमोक्रेसी. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे. उससे पहले हम देख लेते हैं और भी चीज़ें. अब ये जो मैंने बताए हैं ना जो पॉइंट्स, वो पॉइंट्स मैंने क्या बताए हैं, पॉइंट्स मैंने ये बताई हैं आपको. यस,
पहले तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। एक्सप्लेन द डिसेंट्रलाइजेशन इन डेमोक्रेसी। सो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन इन द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज वोट डिसेंट्रलाइजेशन। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी क्या रहेगा? लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। पीपल हैव बेटर आइडियाज अबाउट मनी स्पेंट एंड हाउ टू मैनेज द थिंग्स मोर एफिशिएंटली। पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? डिस्क्राइब एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें क्या बताओगे आप? पंचायत्स इन द विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज हैव बीन सेट अप, पावर्स हैव बीन गिवन टू द पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे इसी के रिगार्डिंग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मैप वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है? द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन सितंबर 1920। कहाँ पे हुआ था? कैलकाटा में। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सोल्ट लॉ, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दांडी में, गुजरात में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन सितंबर 1920, तो वो कौन सी जगह थी? तो वो जगह थी, मैप में आप शो करोगे, अभी मैप दिखाती हूँ। तो मैप में जो है ये है कैलकाटा में। कहाँ पे है? कैलकाटा में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ना, वो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सोल्ट लॉ, तो ये कहाँ पे है? दांडी डिस्ट्रिक्ट दिखा रखा है, दांडी गुजरात में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको मैप पे शो करना है कि हीराकुंड डैम कहाँ पे है, हीराकुंड कहाँ पे है। ठीक है, और फिर उसके बाद दिखाना है आपको कि तारापुर कहाँ पे है, फिर पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कहाँ पे है, एंड उसके बाद फिर से पारादीप सी पोर्ट जो है ये कहाँ पे है। तो इसमें देखो मैप में क्वेश्चन ये था कि प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड सितंबर 1920, तो वो तो है कलकत्ता। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सोल्ट लॉ, दैट इज दांडी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? हीराकुंड डैम, तो हीराकुंड डैम है इधर, और तारापुर एटॉमिक स्टेशन जो है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, वो कहाँ पे है? यहाँ पे। उसके बाद पारादीप सी पोर्ट जो है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। इस तरीके से जो है सारे मैप पे दिखाए गए हैं। मैप वाले क्वेश्चन हो गए। जो कैंडिडेट्स विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं तो उनके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। उनके लिए क्वेश्चन ये है कि नेम द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन सितंबर 1920, तो कहाँ पे हुआ था? कैलकाटा, नाउ इट इज कोलकाता। नेम द स्टेट वेयर गांधी जी ब्रोक सोल्ट लॉ, तो कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद नेम द प्लेस वेयर सलाल डैम इज लोकेटेड, तो सलाल डैम कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेम द स्टेट वेयर तारापुर न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड, तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, नेम द स्टेट वेयर पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड, तो वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आगे है, नेम द स्टेट वेयर पारादीप सी पोर्ट इज लोकेटेड, तो वो कहाँ पे है? ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।